आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। और चार्टर एक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है और इसके जो भी पॉइंट रहेंगे उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पिछले वाली कड़ी में, इससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने बाकी चार्टर एक्ट के बारे में डिटेल में बात कर ली है। अब चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके मुख्य पॉइंट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा क्लियर ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर भारत का ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर ब्रिटेन या ब्रिटेन की आप मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बंगाल वाला हिस्सा, ये मद्रास वाला हिस्सा और ये बॉम्बे वाला हिस्सा, ये पूरा बॉम्बे वाला हिस्सा इस तरफ को, इन मोटे मोटे रीजन पर कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत में क्या कर देती है? अपना कंट्रोल कर लेती है। अगर आप देखेंगे 1815 और 16 तक हिमाचल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। अब जब ये कंट्रोल पूरे भारत पे हो जाएगा, इससे पहले जो कंपनी का कंट्रोल था वो इस वाले रीजन पे ज्यादा था। अब कंपनी का कंट्रोल पूरा भारत में हो गया है। अगर आप मान लीजिए अफगानिस्तान का नीचे वाला हिस्सा, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारा रीजन लगभग किसके कंट्रोल में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में कहीं ना कहीं था। तो जो ये रीजन रहेगा, इस रीजन की वजह से जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल जो डेजिग्नेशन थी पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको बदल कर क्या कर दिया गया? अब यहां पर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कि अब जो गवर्नर है वो क्या होगा? बंगाली बंगाल का नहीं होगा, पूरे भारत का होगा। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस पूरे रीजन में क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। और सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। जैसे सिविल, सिविल का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और साथ में मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब अगर किसी भी तरह का कोई भी मिलिट्रिकल एडवांसमेंट कहीं पर किसी एरिया में करना है, वो सारी की सारी पावर किसे दे दी गई? मोटे मोटे तौर पर वो सारी पावर रहेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और ये पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बेंटिक्स, विलियम बेंटिक्स इनका नाम है। वो इस पूरे तरीके से सारी पावर एक्सरसाइज करेंगे पूरे देश के अंदर। अब खास तौर पर एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये बंगाल वाला रीजन है और ये बॉम्बे वाला रीजन है और तीसरा रीजन ये आपके मान लीजिए मद्रास वाला रीजन है, इस रीजन में जो ये प्रोविंस है या प्रेसिडेंसीज है, इन प्रेसिडेंसीज में भी क्या थे? गवर्नर क्या करते थे? रूल करते थे। और इनके ऊपर, इन गवर्नर्स के ऊपर जो मोटे तौर पर रूल करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रूल करेगा। वैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर भी ये दोनों आपके पास प्रेसिडेंसिया या प्रोविंसेस आपके पास रहती थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर इन बॉम्बे और साथ में मद्रास जो है, ये जो प्रेसिडेंसी है, इनकी पावर को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा डिमिनिश करने की कोशिश की गई, कम करने की कोशिश की गई, और ज्यादा पावर किसके पास दी गई? मोटे मोटे तौर पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और यहां पर एक और खास बात है कि पहले जो, इससे पहले जो रहते थे, जो भी किसी भी तरह का कोई कानून बनाया जाता था, उन कानून को पहले रेगुलेशन कहा जाता था। अब इसके अंदर यहाँ पे 1833 के बाद इन्हें अब एक्ट कहा जाने लगा। ये एक और नई चीज थी। अब साथ ही साथ में एक और चीज यहाँ पर होती है जो इसका थर्ड पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 का। ये थर्ड पॉइंट एक तरह से इस तरफ भी इंडिकेशन करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ ट्रेड करने ही आई थी भारत में व्यापार करने ही वो कंपनी आई थी। अब ये जो व्यापार की दृष्टि से कंपनी थी, वो कंपनी को एक तरह से ट्रेडिंग, जो कंपनी का मोटा जो काम था, जो काम बेसिक जो आइडियोलॉजी थी भारत में आके ट्रेड करना, वो ट्रेड करने वाला काम खत्म कर दिया गया। अब कंपनी पूरी तरह से क्या बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए बना लिया गया। अब कंपनी क्या बनेगी? पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी, जो भारत के अंदर सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन चलाने का काम, यहां पर प्रशासन चलाने का काम अब किसको सौंप दिया गया? वो सौंप दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक तरह से इस तरह की डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रही थी, जहां पर
अब कंपनी को एक और साथ में फंक्शन दिया जाएगा, जहां कंपनी भारत के अंदर किस तरह से जो भी चीजें हैं उसको रेगुलेट करे, किस तरह से भारत के अंदर लॉज है, भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट के स्टेप्स होंगे, या भारत को अब किस तरह चलाया जाएगा, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और खास बात एक है कि कंपनी ने 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट के अंदर एक और चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, सिविल सर्विसेज ओपन करने की कोशिश की गई कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो भारतीयों के लिए भी ओपन हो जाए। लेकिन ऐसा करने में यहां पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, याद रखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और सी से ही चीफ टाइप होता है। तो आपने चीफ टाइप करके याद रखना कि जो चीफ टाइप के लोग हैं वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर रहेंगे, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मना करने की वजह से जो सिविल सर्विसेज है वो भारत में ओपन नहीं हो पाई। और इसी का कारण अगर आप देखेंगे कि यहां पर साफ साफ तौर पर सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लाया तो गया 1833 के अंदर, लेकिन ये पूरे तरीके से भारत में लागू नहीं हुआ गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसके फेवर में नहीं थे। अब उसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में कि चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जो 1853 वाला चार्टर एक्ट है वो आया क्यों, कारण क्या थे इसके आने के, ये चार्टर एक्ट आया क्यों। अब समस्या ये थी कि भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और साथ ही तौर पर जो भी आपने भारत के अंदर काम करवाना है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और दूसरी तरफ क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ये जो डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर पैनिक कर रहा था, और भारत के अंदर ये क्या कर रहा था, सिस्टम जो भी काम करना चाहते थे, किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई और काम हो, वो क्या करता था, डिले करता था। एक और दिक्कत है चार्टर एक्ट 1853 जिसको दूर करने के लिए लाया गया, वो दिक्कत ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ आपके पास इंडिया था, ये साथ में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था। अब ये क्या कर रहा था, ये ड्यूल रोल प्ले कर रहा था। ड्यूल रोल का मतलब क्या है, साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है और साथ में ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है। जब ये करेगा तो ये ज्यादा फेवर किसको करता था, बंगाल को करता था, और इससे पूरे भारत की जो गवर्नेंस थी उस गवर्नेंस में कहीं ना कहीं क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी। अब इस एक्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नर जो आपके पास रहेगा बंगाल का, उसको अलग कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहेगा वो सेपरेट रहेगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस की, जो भारत में कहीं ना कहीं कम हो रही थी, उसको इंप्रूव करने की यहां पर क्या की गई, कोशिश की गई। अब जरा समझते हैं हम इसके चार्टर एक्ट 1853 के कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब पहले हम ये समझते हैं कि जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसकी जो काउंसिल थी, काउंसिल का मतलब जो उसको काम करने में एडवाइस करती थी। पहले तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके फंक्शन को ही डिवाइड कर दिया गया। इसके फंक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है लेजिस्लेटिव विंग बनेगा इसका, और दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव विंग बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको दो हिस्सों में तोड़ा हमने। एक कौन सी बनेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की, और दूसरी कौन सी बनेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था लॉ मेकिंग। ये क्या बनाती थी, लॉ बनाती थी। और इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता था, एग्जीक्यूट का मतलब है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करता था, जो आपके पास एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हो गए। और खास बात है कि भारत के अंदर पहली बार कोई ऐसी काउंसिल बनी जो क्या बनेगी, भारत के लिए लॉ बनाएगी। और ये सिमिलर किस तरह से थी, जैसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो क्या करती थी, ब्रिटेन के अंदर क्या करती थी, कानून बनाती थी, किसके लिए, इंग्लैंड के लिए या ब्रिटेन के लिए। तो भारत के अंदर भी पहली बार कोई ऐसी काउंसिल या गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसी काउंसिल बनी जो क्या करेगी, आने वाले टाइम में भारत के लिए लॉ बनाएगी। तो ये लॉ बनाने वाला कॉन्सेप्ट सिमिलर टू किसकी तरह है, सिमिलर टू है ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट का मतलब छोटी संसद। जैसे इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के अंदर आपके पास ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंग्लैंड के लिए कानून बना रही थी, उसी तरह से
भारत के अंदर गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या बनाएगी, भारत के लिए कानून बनाएगी। और इसमें अगर आप देखेंगे इसमें टोटल संख्या क्या थी, 12 थी, और 12 में से 4 मेंबर पहली बार इंडियंस की एंट्री भी यहां पर क्या की गई, अलाउ की गई। और इसमें अगर आप देखेंगे जो आगरा है, बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास है, इन प्रोविंसेस से 4 लोगों को क्या किया गया, यहां पर एंट्री दी गई इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अब यहां समझने की बात यह है बेटा, समझने की बात यह है कि ये जो गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव विंग है, इस विंग के अंदर एंट्री मिली है भारत को, भारतीयों को सॉरी। और जो ये एग्जीक्यूटिव जो रहेगी काउंसिल, उसके अंदर इंडियंस की एंट्री अभी तक नहीं आई है। और खास बात है, इसको कई जगह में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लिखा होगा। सेंट्रल का मतलब क्या है कि पूरे भारत के लिए है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, पूरे भारत में रूल कर रहा था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और इसमें इंडियंस की एंट्री क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। और एंट्रीज किन प्रोविंसेस से आ रही है, आपके पास मैंने ये 4 प्रोविंसेस का नाम बता दिया। लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो मेजॉरिटी है डिसीजन लेने की, वो कौन रखेंगे, ब्रिटिशर अपने पास रखेंगे। अब साथ ही साथ में एक और पॉइंट समझते हैं, यहां पर एक नई डेवलपमेंट होती है भारत के लिए, जिस सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर जो इतिहास है, वो इतिहास कहां पर मिलेगा, वो इस 1853 वाले एक्ट के अंदर मिलेगा। यहां पर सिविल सर्विसेज की ओपन कंपटीशन की क्या कर दी गई, शुरुआत की गई 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर। अब यहां एक शब्द लिखा है, कई बार आप थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आती है, कई बच्चे ये पूछ लेते हैं, ये जो कॉवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज है ये भारत के लिए ओपन कर दिए थी क्या, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉवेनेंटेड शब्द यहां पर क्यों यूज किया गया, इसको भी थोड़ा हम देखते हैं। ये जो शब्द है यहां पर, ये यूज क्यों किया गया, ये वाला शब्द। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, रूल कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकारी भारत में क्या कर रहे हैं, भारत को चलाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े पदों पर, मतलब जो ऐसा लार्जर पोस्ट है या बिगर पोस्ट है, जो बड़ी पोस्ट है, जैसे यहां मान लो हिमाचल के अंदर या आप पूरे भारत के अंदर ले लो, डीसी ले लो, एसडीएम ले लो, जो बड़ी पोस्ट थी, जो बड़े बड़े पदों पर अगर आपने बैठना है, आसीन होना है, छोटे पदों पर तो हो सकता है पहले भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर बड़े पदों पर आपने जाना है ईस्ट इंडिया कंपनी के और भारत को ही चलाना है, तो बड़े पदों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर आपने जाना है और भारत को चलाना है, तो अब आपके लिए कंपटीशन ओपन हो गया है। इसके लिए सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट क्या कर दी गई है, ओपन कर दी गई थी 1853 वाले एक्ट के अंदर। लेकिन एक चीज यहां पे और आपने ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम का सेंटर है वो अभी भी क्या होगा, आपका ब्रिटेन ही होगा। भारत में इस सिविल सर्विसेज को ओपन करवाने के लिए, सॉरी, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए यहां पर ऐसा कोई भी एग्जाम सेंटर फिलहाल उस समय तैयार नहीं किया गया था। तो ये चीज थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक और चीज होती है, अब यहां पर जो कंपनी का रूल था वो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन आ रही थी कि कंपनी का रूल आने वाले समय में क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ये मोटे मोटे तौर पर यहां पर क्लियर इंडिकेशन था कि आने वाले टाइम में ये रूल क्या कर दिया जाएगा, इस रूल को टर्मिनेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और ये भी समझते हैं साथ ही साथ में कि इस 1853 वाला जो चार्टर एक्ट था, इसका फायदा क्या मिला। इस एक्ट का जो फायदा मिला है, अगर हम उसको देखेंगे, इसके काफी सारे फायदे मिलते हैं। अगर आप देखेंगे, पहला फायदा ये है कि सिविल सर्विसेज क्या होगी, ओपन होगी, किसके लिए, भारतीयों के लिए। और दूसरा है कि इंडियंस की एंट्री कहां पर होगी, आपके पास एक तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन की एंट्री होगी। और दूसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने के लिए क्या किए गए, स्टेप लिए गए, ताकि गवर्नेंस भी जो रहे भारत में ठीक ठाक सुचारू रूप से चल पड़ सके। इसीलिए ये वाला जो पूरा था 1853 वाला चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगला गुड गवर्नेंस एक्ट जो 1858 वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में परिस्थितियां 1853 के बाद कुछ ऐसी बन रही थी कि भारत के अंदर 1857 में एक सेना का विद्रोह होता है, जिसे सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। इस सिपाही म्यूटनी से ये क्लियर इंडिकेशन थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में था,
उससे इंडियन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं थे। और उसके खिलाफ पहला जो आक्रोश है एक तरह से वो मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया। मंगल पांडे ने एक तरह से मिलिट्री रेबेलन किया, रेबल किया किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। और यहां पर उनके कुछ एक जो क्लियर इंडिकेशन थे कि उन्होंने ये एक तरह का विद्रोह क्यों किया। पहली बात तो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के सैनिकों को उस तरह का रैंक नहीं देती थी आर्मी में, भले ही वो जैसे मर्जी दिलेर तरीके से काम भी कर ले तो उसका रैंक उतना ऊपर नहीं जाएगा। उनकी सैलरी भी काफी कम रखी गई। और दूसरी बात, उनके साथ रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी क्या किया जा रहा था, छेड़छाड़ की जा रही थी। और इकोनॉमिकली तरीके से भी उनका क्या किया जाता, शोषण किया जा रहा था। ये सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ये रिलीजियस, ये तीनों फैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं लैड करते हैं किसका, आपके पास एक तरह का सिपाही म्यूटनी का। जब ये सिपाही म्यूटनी इंग्लैंड की सरकार को या इंग्लैंड को पता लगती है तो वो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। अब वो बोलते हैं कि अगर भारत को अब चलाएगा तो भारत को कौन चलाएगा, वहां का क्राउन चलाएगा, इंग्लैंड का। वो भारत को चलाने का सारा जो जिम्मा है वो अपने सर पर ले लेते हैं पूरे तरीके से। अब भारत के अंदर कौन शासन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर अब शासन करने की जिम्मेवारी सीधे सीधे तौर पर इंग्लैंड की सरकार की आएगी। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार यहाँ ये भी कोशिश करती है कि हम भारत के अंदर अच्छा प्रशासन लाएंगे। और इसके कुछ एक पॉइंट देखते हैं कि कितना उन्होंने क्या कोशिश की और क्या क्या पॉइंट थे। सबसे पहले तो उन्होंने डेजिग्नेशन को ही चेंज कर दिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी डेजिग्नेशन को बदल कर क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय। अब वॉइसरॉय इसलिए किया गया, नाम बदलने के पीछे का कारण ये था कि जो ये वॉइसरॉय होगा ये सीधे अपॉइंट किया जाएगा क्राउन की ओर से। जो इंग्लैंड की जो आपके पास सरकार मान लीजिए या इंग्लैंड का जो आपके पास किंग या क्वीन मान लीजिए, वहां से उस आदमी को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा और वो क्या होगा, वॉइसरॉय होगा। और ये पहले वॉइसरॉय बनने वाले आदमी थे आपके पास कैनिंग। एक तरह से ब्रिटेन क्राउन का डायरेक्ट आदमी क्या करेगा, भारत के ऊपर रूल करेगा और भारत को चलाएगा। और साथ ही साथ में जो ये डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, उसको क्या किया गया, यहां पर पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ में एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और साथ में वॉइस रॉय है, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलकर भारत में प्रशासन चलाएंगे। लेकिन ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा ये सीधे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की संसद का ये क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। और भारत में ये क्या करेगा, भारत की में एक तरह से प्रशासन चलाने में मदद करेगा। संसद में भी क्या, एक तरह से मान लीजिए कि वहां की कैबिनेट का सदस्य होगा जो वॉइस रॉय के साथ मिलकर भारत में सुशासन प्रशासन चलाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ओर से ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले रहे हैं और सुशासन की एक तरह से जो व्यवस्था है उसको भारत को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई जो क्या करेगी, 15 मेंबर की काउंसिल थी जो क्या करेगी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगी, मदद करेगी शासन चलाने में, जो कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट करने का काम करेगी, साथ में एडवाइस का भी काम करेगी। तो ये सारे आपके पास क्या रहेंगे, गुड गवर्नेंस के आपके पास पॉइंट रहेंगे। गुड गवर्नेंस एक्ट जो आपके पास 1858 में आया।